स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा जो लास्ट लेक्चर था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लास्ट टाइम हमने देखा कि व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। तो हमने ये बात की कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगर हम वेक्टर की एग्जांपल्स लें तो जो वेक्टर की एग्जांपल्स बच्चे बनती हैं वो लास्ट टाइम भी मैं आपको कुछ बता चुका था। तो वेक्टर्स की एग्जांपल्स हमारे पास बनेंगी, वो फोर्स हो गया। फोर्स को अगर वेक्टर है तो इस शक्ल में लिखेंगे, ये मैंने आपको तरीका लास्ट टाइम बता दिया था। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। टॉर्क 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 आपने पढ़ा है ना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इस लेटर को हम टॉ पढ़ते हैं, टॉ, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? टॉर्क को। ठीक है, तो अभी आपको अगर समझ नहीं आ रही कि टॉर्क क्या है तो लेटर ऑन इसी चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली ब्रीफ तरीके से सीखेंगे कि व्हाट इज टॉर्क। ओके, सो अभी आपने ये याद रखना है कि टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम को फिजिक्स में p से लिखा जाता है। मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स याद रखनी हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अच्छा जी, अब हम स्केलर की तरफ आ जाते हैं कि स्केलर की एग्जांपल्स कौन सी हैं। स्केलर, अगर हम स्केलर की बात करें बेटा तो लास्ट टाइम भी बताया था, मैस, मैं पूरा मैथ्स नहीं लिख रहा, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग होगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैथ्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस। टेम्परेचर, temperature is a scalar quantity. Electric current, current is also a scalar quantity. So ये वो सारी क्वांटिटीज हैं, ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर में आती हैं। मैस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, करंट, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड बता के अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेक्टर्स के लिए, वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए, वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगी वेक्टर्स के लिए, लेकिन स्केलर के केस में ऐसा कोई भी सिनेरियो हमें नजर नहीं आता। ओके, तो इसके अलावा बेटा हमने क्या सीखा था कि हम किस तरीके से वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए दो मेन मेथड हम अटेम्प्ट करते हैं। पहला तो है सिंबॉलिक मेथड और सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मेथड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर है तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि
आप उसका जो पर्टिकुलर लेटर है वो लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फोर्स है, तो आपने क्या किया था, फोर्स लिखा था एफ, क्योंकि फिजिक्स में फोर्स को कैपिटल एफ से लिखते हैं, और उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया था, एरो हेड। अब मुझे पता चल गया कि अब जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट फोर्स इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ओके। और इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, अगर मैंने सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और साइड पे ये 2 बार डाल देंगे। अब ये सारी की सारी चीज मुझे क्या बताएगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर है ना, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं उस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए इस मेथड को अडॉप्ट करूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करूं तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एफ लिखा था और उसके ऊपर ये एक कैप डाल दी थी इस तरीके से। इसको हम क्या नाम दे रहे थे, यूनिट वेक्टर। बेटा इसे हम क्या नाम दे रहे थे, यूनिट 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 वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बच्चे मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में। और यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। इज दैट क्लियर? और लास्ट पे हमने एक इक्वेशन लिखी थी, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी कि ये, अब ये फैक्टर मुझे क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो क्या मैं अब एफ वेक्टर को, जो कि एक कंप्लीट वेक्टर है और वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, क्या मैं अब लिख सकता हूं इक्वेशन की शक्ल में कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड इनटू एफ डायरेक्शन? यस, मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रही है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, एफ को एक वेक्टर बना दिया। तो हम इस तरीके से इक्वेशन की शक्ल में भी हम इस सारी एक्सप्रेशन को, या जो हमने डिस्कशन की थी उसको इक्वेशन की शक्ल में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी थी लास्ट डिस्कशन, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक्स किए हैं। ओके, तो हम आज थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और दूसरा मेथड जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता चल गई, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे वेक्टर्स की, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मैं कहता हूं जी कि मैंने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूं फोर्स ही ले ली। अब मैंने उसको ग्राफिकल लिखना है, ग्राफ। ग्राफिकल का क्या मतलब है, ग्राफ बनाना, मतलब अब उसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सम लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ सम लाइंस उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि आपको बताया था कि 2 तरीकों से वेक्टर को लिखा जा सकता है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है हमारे पास सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड तो हमने सीख लिया, आज हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक लाइन खींचूंगा एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक के एंड के ऊपर एक एरो लगा दूंगा, इसको मैं बोलूंगा टेल, इसको मैं बोलूंगा टेल और इसको बोलूंगा मैं हेड। बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, हेड। ये वेक्टर की टेल है और ये वेक्टर का हेड है। और अब ये पर्टिकुलर
जो एक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो एक एरो है, ये मुझे बता देगा कि अब मैंने उस वेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। उसको मैंने क्या कर दिया, उसकी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दिया। इज दैट क्लियर? सो बहुत ही आसान मेथड है। आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक हो गया, और जहां से स्टार्ट होगी और जहां पे खत्म होगी, खत्म होने वाले एंड के ऊपर आपने एक एरो लगा देना है, वो उसका हेड बन जाएगा, और जहां से स्टार्ट हुआ था वो उसकी टेल बन जाएगी। वो उसकी क्या बन जाएगी बेटा, टेल बन जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब देखिएगा जरा, मैं कहता हूं मिसाल लीजिएगा, मैं कहता हूं जी कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये मैंने पोल्स बना लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। तो मैं कहता हूं कि एक बॉडी है, वो इस पॉइंट से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है और इस पॉइंट पे अपनी मोशन को ख़त्म करती है। और मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी जो है वो लेट से मैं कहता हूँ कि 4 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट मूव कर रही है। बेटा 4 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट मूव कर रही है, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं कहता हूं जी कि आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएं। पहले तो मैंने ये देखना है क्या ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्या ये इंफॉर्मेशन एक वेक्टर है या नहीं है। तो पहले बेटा हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या मेरे पास ये जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो आइए पहले उसको जज कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, ये मुझे क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है कि नहीं, यस। ये मुझे क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो मुझे पता चल गया कि जो मैं बात कर रहा हूं उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है। तो मुझे पता चल गया कि लेट्स से दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपने नॉर्थ पोल से टुवर्ड्स ईस्ट पोल मूव कर रहा हूं, ठीक हो गया। और इस पॉइंट से टुवर्ड्स ईस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूंगा मुझे बताइए जरा। मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा, यहां पे आ जाऊंगा, ओके सेटिस्फाइड। इस लाइन की लेंथ कितनी होगी मुझे बताइए, 4 सेंटीमीटर ही होगी ना, सारी सी बात है। जितनी मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है उतनी मैंने लाइन खींचनी है। और अपना काम मैं कहां पे खत्म कर रहा हूं, इस पॉइंट पे। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे अपना एरो हेड लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरी इंफॉर्मेशन थी कि 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मैंने मूव करना है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर फुट्टे की मदद से, स्केल की मदद से टुवर्ड्स ईस्ट एक लाइन ड्रॉ की, और जहां पे मेरा काम खत्म हो गया, जहां पे मुझे पता चल गया कि अब ये 4 सेंटीमीटर हो चुकी है, वहां पे मैंने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। अब मुझे ये बताइए देख के कि क्या ये वेक्टर लग रहा है या नहीं, ग्राफिकली लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये एरो मुझे क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और ये 4 सेंटीमीटर जो लाइन मैंने इसकी लेंथ ड्रॉ की है, ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो इस तरीके से हम बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब मुझे बताइए क्या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, डी वेक्टर, यस। अब आप देखिए एक ही जगह पे दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशंस आ गई हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई, ओके, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आ गई है। क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये तो एक डिस्प्लेसमेंट है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो मैंने एक ही जगह पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर दी और मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दी है। सो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उनकी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज वेरी इजी एक्चुअली मेथड कि आपने सिर्फ एक एरो ड्रा करना है, एक उसका हेड होगा, एक उसकी टेल होगी बेटा, और जहां पे हमारा काम खत्म हो रहा होगा वहां पे हमने एरो लगा देना है, एरो लगा देना है एंड पे, जो कि हेड कहलाएगा, और हेड से ही हमें पता चलेगा कि ये उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन है, और जो लंबाई होगी लाइन की वो मुझे क्या बता देगी, उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे हम। तो ये मैंने इस पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारी बातें सिखा दी हैं, ठीक है। जब अब मैं आगे नेक्स्ट मूव करूंगा तो मैं जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहुत डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो असल बात करनी थी वो मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है। जब एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे आपके सामने तो आपको मजीद जो है वो बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमने ग्राफिकली कैसे वेक्टर को जो है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी ज्योमेट्रिक वेक्टर। ज्योमेट्रिक वेक्टर, ओके। अच्छा जी, अब बेटा मैं कहता हूं जी कि मैंने जो है वो अपने घर जाना है, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर मेथड है, एक पर्टिकुलर रास्ता है, उसको अडॉप्ट करके मैं जो है वो अपने घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर एक मेथड या एक पर्टिकुलर रास्ता पता ना हो तो मैं तो भटकता ही रहूंगा ना, ठीक हो गया। मैं कभी इस गली में जाऊंगा, कभी उस गली में जाऊंगा। तो हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स और एक है अलजेब्रिक वेक्टर्स। अभी तक हमने क्या सीखा, वाटर वेक्टर्स, वाटर स्केलर्स, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबॉलिक मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि वेक्टर्स की टाइप कौन सी है, एक है ज्योमेट्रिक वेक्टर और एक है अलजेब्रिक वेक्टर्स। वेक्टर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक वेक्टर क्या है? ज्योमेट्रिक वेक्टर ये है कि जिधर दिल किया मेरा तो मैंने वेक्टर बना दिया, इधर दिल किया तो वेक्टर बना दिया, इधर दिल किया तो वेक्टर बना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे कोई पर्टिकुलर बंदिश नहीं है, एक पर्टिकुलर अगर मैं मेथड या एक पर्टिकुलर रास्ता अडॉप्ट नहीं करता तो मैं अपने घर जो है भटकता ही रहूंगा, कभी इस गली कभी उस गली। सेम कंडीशन, अगर हम कोई भी रेफरेंस ना लें, कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन ना हो, जिधर दिल किया शुरू कर दिया काम, ऐसे वेक्टर्स को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, ठीक हो गया। लेकिन दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड। डू यू थिंक दिस इज अ सुटेबल मेथड? नो। ये को हमारे पास प्रॉपर मेथड करना हुआ, जहां से दिल किया वेक्टर को स्टार्ट किया खत्म कर दिया। तो हम जो है वो कोई एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जिसके अंदर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। एक सेटअप के अंदर रह के हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करनी है। और वो सेटअप क्या है? उस सेटअप को हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चे की नहीं? उसको हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन। सो कोऑर्डिनेट प्लेन हमें ये डिफाइन करेगा कि हमने वेक्टर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहां पे उसको एंड करना है, किस तरीके से उसको एक प्रॉपर मेथड के अंदर हमने लिखना है, ठीक हो गया। सो जो वेक्टर्स कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर बनाए जाते हैं ऐसे वेक्टर्स को हम अलजेब्रिक वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स को बेटा हम क्या नाम देंगे? अलजेब्रिक वेक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो अभी हमने क्या सीखा कि दो तरीके के वेक्टर्स हैं, एक है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स और एक है अलजेब्रिक वेक्टर्स। ज्योमेट्रिक वेक्टर्स क्या है जी? उनके कोई स्पेसिफाइड एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट कोई स्पेसिफाइड नहीं है।
और अल्जेब्रिक वेक्टर्स क्या होगा कि प्रॉपर मेथड के अंदर हमने एक जो है वो एंड पॉइंट भी डिफाइन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक प्रॉपर मेथड के साथ लेके उसको चलना है। ऐसे वेक्टर्स को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाते हैं और ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे? अल्जेब्रिक वेक्टर्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपने पढ़ा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th-10th में आपने यकीनन पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ईटीसी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेटा इसके साथ तो आप वाकिफ है ना, ये तो हम 9th-10th में चीजें करके आए। तो ऐसे सेटअप को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यकीनन आपने जो है मैट्रिक के अंदर इन बातों को सीखा होगा। ठीक हो गया? सो दो तरह के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। एक है बच्चे 2D सिस्टम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आप। 2 डायमेंशनल सिस्टम और एक है 3D सिस्टम। कुछ मालूम है इस बारे में कि व्हाट इज 2D सिस्टम एंड व्हाट इज 3 डायमेंशनल सिस्टम? ओके, सो लेट अस फोकस ऑन 2D सिस्टम। पहले हम 2D को डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम 2 डायमेंशनल को देख लेते हैं जरा, और फिर हम जो है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ आएंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को बच्चे बनाने का, यहाँ पे पढ़ने का मकसद क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम अलजेब्रिक वेक्टर्स को डील करते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बताता है कि वेक्टर का एंड पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि एक प्रॉपर मेथड के अंदर एक प्रॉपर जो है वो सेटअप को यूज करके हमने वेक्टर को ग्राफिकली ड्रा करना है। तो इस वजह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पहले स्टडी करना है कि व्हाट आर एक्चुअली द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। तो मैंने आपको दो तरह के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अभी बताए हैं। फर्स्ट वन इज 2 डायमेंशनल एंड सेकंड वन इज 3 डायमेंशनल। पहले हम 2 डायमेंशनल की जरा बात कर लेते हैं कि 2D सिस्टम क्या है। 2D, 2D गाड़ी भी होती थी। तो दिस इज 2D, 2 डायमेंशंस। D stands for dimensions, 2 डायमेंशंस। ओके, सो जैसे कि आप, आई होप सो आपने मैट्रिक में इसको स्टडी किया होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, और दोनों एंड पे मैं जो है वो एरो लगा देता हूं, एरो हेड। और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। जहां पे ये दोनों लाइंस बच्चे क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम O कहते हैं। O फॉर ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स गुड, हमें पता चल गया कि व्हाट इज ओरिजिन। ओके, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेटा, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस। इसे हम क्या नाम देंगे? एक्स एक्सिस। पता है कि नहीं? यकीनन पढ़ा होगा। दिस इज नाउन एज एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की आगे दो दो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा इसको हम नाम देंगे नेगेटिव। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सीख लें, बाद में हमसे कोई गिला ना करे कि जी सर ने बताई नहीं है चीजें, और अभी जो है वो हमें पता ही नहीं है क्या चीज है। ठीक है, सो ये चीजें बेसिक हैं, आपको ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्सिस। सिमिलरली जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, द वर्टिकल लाइन, the vertical line is known as y axis,
वर्टिकल लाइन को बच्चे हम क्या नाम देंगे? वाई एक्सिस। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस का पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस को क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अपर एंड को हम नाम देंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। अपर एंड को बच्चे हम क्या नाम दे रहे हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जो ओरिजिन से डाउनवर्ड जो एक्सिस होगा उसको हम क्या नाम देंगे? बिलो द ओरिजिन जो एक्सिस होगा उसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम देंगे, ठीक है। सो अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो बच्चे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो वर्टिकल लाइंस होंगी, एक को हम एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हैं, एक को हम वाई एक्सिस का नाम दे रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। upper end, upper half is known as positive y-axis, lower half is known as negative y-axis, and the crossing point is known as origin of the plane. इसको हम क्या नाम देंगे? origin of the plane. तो मुझे एक बात बताइए, what is the particular angle between x axis and y axis? x axis और y axis आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। 90 बना रहे हैं कि नहीं? बताओ मुझे, सामने नजर आ रहा है। दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। बोथ द एक्सिस शुड बी एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री बनेगा, तभी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाएगा, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? सो बच्चे ये था कि हमने आज देखा कि किस तरीके से हम जो है वो वेक्टर को ग्राफिकली लिखेंगे। वेक्टर को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? ज्योमेट्रिक वेक्टर्स हैं, अलजेब्रिक वेक्टर्स हैं। ज्योमेट्रिक वेक्टर के साथ हमारा यहाँ पे पाला नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ पे अलजेब्रिक वेक्टर्स को डील करना है। अलजेब्रिक वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन दो तरह के हैं, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस किया, ब्रीफली। I think this is the complete information about the two-dimensional coordinate system. Is it clear? Okay. तो next जो हमारी क्लास होगी, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, तो जो बच्चे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम अब देखेंगे, अब हम सीखेंगे कि हम वेक्टर्स को टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ये तो देख लिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह आपके सामने एक एग्जांपल की भी गई हुई है, फिगर 2.3, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, फिर उसके बाद जो है वो आगे मूव करेंगे।